morning students, welcome to our e-learning classes. So we have completed the first chapter of part 2 probability, and today we will discuss the second chapter of part 1 in the subject statistics, and the chapter name is linear correlation. Now the topic today that we will discuss is the meaning and definition of linear correlation. So let us discuss meaning and definition of linear correlation का हम डिस्कशन करते हैं. So let us first understand the meaning of correlation. We know that in many situations simultaneous changes are seen in the values of two variable. About variable we have discussed in first chapter. So in many situations sudden जो changes आते हैं टू वेरिएबल्स में, लाइक द चेंजेस कैसे होते हैं, द साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस. हमें नीचे दो रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो वेरिएबल में चेंजेस आते हैं. देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, and second one is the values of two variables changes due to effect of some other factor. cause effect के बारे में, and then हमारे पास है effect on some other factor. So in the case of yearly rainfall, that means yearly हमारे वहाँ जो भी रेनफॉल होता है, the yield of rice of a region, एक एग्जाम्पल लिया है कि yield of rice of region, that means हमारा जो रीजन है उसमें जितनी भी राइस की जो उपज होती है, that means तो उसका रेनफॉल के अकॉर्डिंग क्या कनेक्शन है. So usually if rainfall increases, अगर रेनफॉल ज्यादा होता है, yield of rice also increases, and if rainfall decreases, yield of rice also decreases. That means अगर yearly हमारे रीजन में हमने जहाँ पर राइस उगाए है वहां पर अगर जो रेनफॉल है वो इंक्रीज होता है, सो राइस की जो यील्ड है उसकी जो उपज है उसमें भी इंक्रीज होगा. और अगर वो रेनफॉल इतना नहीं होता है, दैट मीन्स उसका जो लेवल है अगर वो डिक्रीज होता है, सो it is also affect the yield of rice. that means वो जो yield of rice है, राइस की जो उपज है वो भी उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जाएगी, that means कम होती जाएगी. so rainfall is a cause that means होना, रीजन कॉज है रेनफॉल, एंड द यील्ड ऑफ राइस इज एन इफेक्ट, एंड कॉज की जो इफेक्ट होती है वो राइस पर होती है. दैट मीन्स रेनफॉल का जो कॉज है, जो रीजन है रेनफॉल होने का, उससे क्या इफेक्ट करता है, यील्ड ऑफ राइस इफेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड द कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट. सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन रिमेन्स मोर और लेस सेम, अगर कोई पर्सन की इनकम मोर होती है, दैट मीन्स ज्यादा होती है या तो वो कम होती है. सो इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, अगर उसके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, सेविंग विल बी डिक्रीजेस, दैट मीन्स उसकी सेविंग कम हो जाएगी. एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस, दैट मीन्स अगर उसके एक्सपेंस है अगर वो डिक्रीज हो जाएंगे, देन उसकी सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. सो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है इज अ कॉज है, और उसकी जो इफेक्ट पड़ती है वो सेविंग्स पर है. तो हियर सेविंग इज द कॉल्ड इफेक्ट. तो यहाँ पर हमने कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ा. कॉज रेनफॉल, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था, हमारा जो रेनफॉल है वो कॉज बनता है, उसकी रीजन की वजह से हमारा जो यील्ड ऑफ राइस है वो डिक्रीज या इंक्रीज की पॉसिबिलिटीज लेता है. सिमिलरली हमारा जो एक्सपेंडिचर है पर्सन का, दैट मीन्स उसका जो खर्च है, अगर वो घटता है तो उसकी सेविंग बढ़ती है, और अगर खर्च ज्यादा होता है तो उसकी सेविंग घट जाती है. दैट मीन्स एक्सपेंडिचर यहाँ पर कॉज है, रीजन है, और उसकी इफेक्ट उसकी सेविंग्स पर पड़ती है. सो दैट सेविंग इज बिकम इफेक्ट. So the changes in two variables in the above two examples indicate cause-effect relationship. हमने आगे जो एक दो एग्जाम्पल देखे, yield of rice क्या वो एग्जाम्पल हमने देखा, और इनकम का जो एग्जाम्पल हमने देखा. So these two variable indicate cause-effect relationship. Cause
और इफेक्ट का रिलेशनशिप हमें इंडिकेट करता है। समटाइम both the variables may be mutually dependent and therefore neither can be specifically said as the cause and the other effect. समटाइम हमारे जो दो वेरिएबल है वो दोनों वेरिएबल म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर ऐसे तौर पर डिपेंडेंट होते हैं, सो वहां पर हम कौन सा कॉज लेंगे और कौन सा इफेक्ट लेंगे वो हम श्योरली नहीं बता सकते, स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते। सो जहां पर दोनों जो वेरिएबल है वो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जनरली इट हैपन्स इन द केस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। ऐसा हमारे केस में कब बनता है? इकोनॉमिक वेरिएबल जब हम कंसिडर करते हैं, सो वहां पर ये बनता है, इट हैपन्स देयर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई, अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो इफ डिमांड इंक्रीजेस, अगर कोई चीज की डिमांड इंक्रीजेस है, दैट मीन्स अगर कोई चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है, सो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज सप्लाई। सो वहां पर सप्लाई का बढ़ना नेसेसरी है, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर कोई चीज की डिमांड आ रही है, दैट मीन्स मार्केट में अगर कोई चीज है हमारे पास और उसकी ज्यादा डिमांड आ रही है, सो सप्लाई को हमें बढ़ाना होगा, which is not always possible instantly, but इंस्टेंटली वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, अगर जब सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस टेंड टू डिक्रीज, अगर कोई चीज का सप्लाई ज्यादा आ रहा है, सो वहां पर प्राइस हमारी है जो घट जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड गोज अप, एंड अगेन अगर कोई चीज का सप्लाई ज्यादा है, सो इसकी वजह से हमारी प्राइस कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाती है, सो ऑल्सो द डिमांड गोज अप, तब भी हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। थॉस डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरडिपेंडेंट, तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट करता है। सो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स एक बढ़ा तो दूसरा घट जाएगा, देन दूसरा बढ़ा तो एक घट जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरडिपेंडेंट है यहाँ पर हमारी जो डिमांड और सप्लाई है। इंटरडिपेंडेंट का अगर सिनोनिम हम देखें तो वो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के इनवर्स टाइप का हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सो प्राइस घट रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स सप्लाई इंक्रीज होगा, सो डिमांड भी इंक्रीज होगा, लाइकवाइज दैट। तो इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पर। द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ is also an example of such a situation. सेकंड एग्जाम्पल है हस्बैंड और वाइफ की जो एज वाला एग्जाम्पल है, वो भी इस सिचुएशन को डिफाइन करता है। इन केस ऑफ सेल ऑफ रेनकोट एंड सेल ऑफ रेन शूज, दैट मीन्स अगर मॉनसून में रेनकोट के सेल और रेन शूज के सेल के केस की बात हम करें, द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल इंक्रीजेस इन मॉनसून। सो रेनकोट भी ज्यादा बिकता है और रेन शूज भी ज्यादा बिकते हैं मॉनसून की सीजन में। देयर इज नो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हियर बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमने जो दो वेरिएबल लिए हैं रेनकोट और रेन शूज, सो यहाँ पर कॉज कोई कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है वो हम डायरेक्टली कंसीडर नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते। सो अगेन दिस इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंट, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। In the sale of raincoats and rain shoes are observed due to the presence of the third variable। यहाँ पर हमारा जो थर्ड वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग में हम उसके चेंजेस देखते हैं, रेनकोट के सेलिंग के एंड रेन शूज के सेलिंग के। और हमारा थर्ड वेरिएबल क्या बनता है यहाँ पर, मॉनसून, रेन। रेन होगा तभी लोग शूज भी खरीदेंगे एंड देन रेनकोट भी खरीदेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। आगे वाले हमने दो जो एग्जांपल राइस यील्ड का, यील्ड ऑफ राइस का देखा और इनकम का देखा, वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन डायरेक्टली वो कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर इनडायरेक्ट कनेक्शन आ रहा है दो वेरिएबल में, सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट cause effect relationship. So after discussing the examples of relationship between two variable, हमने
रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल डिस्कस किए. सो वी कैन डिफाइन कोरिलेशन एज फॉलो. सो हम कोरिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? If there are simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variables. That means अगर कोई दो वेरिएबल में साइमल्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू किसके लिए? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट. दैट मीन्स हमने डायरेक्ट कॉज इफेक्ट भी देखा, इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट भी देखा. सो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट के लिए वेरिएबल में साइमल्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं, देन इट इज सेड टू कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. देन वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है. द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर कोरिलेशन. कोरिलेशन को हम लीनियर कोरिलेशन कब कह सकते हैं? इफ द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर corresponding to order pairs of the values of two correlated variables are on a line or nearer to line. That means हम two variables को x coordinate and y coordinate के तौर पर ऑर्डर पेयर लेकर अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो ग्राफ के जो प्लॉटेड पॉइंट है वो हमें लाइन मिले या तो नियरर टू लाइन होंगे, देन इट इज सेड टू बी अ लीनियर कोरिलेशन. इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल have nearly constant proportion. That means उसके जो changes आ रहे हैं that are not very differ changes, ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए उसके changes में. It is about to constant proportion, nearer to एक दूसरे के साथ related होना चाहिए, constant proportion में changes होना चाहिए. Then we can say that there is a linear correlation. Generally, exact linear relation exist in natural sciences. जहां पर लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो नेचुरल साइंसेस में करता है, लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल में चेंज आने के रीजन के लिए द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल चेंजेस इन द कांस्टेंट प्रपोर्शन. अदर वेरिएबल का जो चेंजेस है वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में हो रहा है, ज्यादा डिफरेंट या डिफरेंस नहीं आ रहा है उसमें, कांस्टेंट प्रपोर्शन के रेशियो में हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर रेडियस एंड सरकमफेरेंस. अगर रेडियस और सरकमफेरेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, सो वी नो दैट इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर then its circumference is pi r. That means अगर circumference and radius का एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, सो रेडियस ऑफ अ सर्कल r रेडियस है, सो उसका circumference होगा 2 pi r. हमें पता है कि उसका circumference फाइंड करने की फॉर्मूला है हमारे पास 2 pi r. So when radius is multiplied by 2 pi, अगर रेडियस को हम 2 pi के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी रेडियस r है, so हमें circumference मिलेगा 2 pi r. Thus, it can be said that because of change in radius के change पे circumference के जो constant proportion में वो change आएगा. This is clear form. हम फॉलोइंग टेबल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन सरकमफेरेंस इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस और उससे उसका चेंजेस आएगा. सो यहाँ पर हमारे पास रेडियस दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड द सरकमफेरेंस. सो इफ रेडियस इज 2, यू कैन सी इन द टेबल, रेडियस अगर हमारे पास 2 है, सो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला है हमारे पास 2 pi r. So 2 pi multi radius, that is 2, it will give us 4 pi. Then अगर रेडियस हमारे पास 3 है, so 2 pi multi 3, circumference होगा 2 3 6, that is 6 pi. Then रेडियस 5 है, so 2 multi 5 10 pi circumference होगा. And अगर 10 रेडियस दी गई है, so circumference 2 pi multi 10, it will become 20 pi. नाउ सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एट अ कांस्टेंट स्पीड हमारी कांस्टेंट है, दैट मींस जिस स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, सो वो कांस्टेंट स्पीड चेंज नहीं हो रही है, हमारी स्पीड कांस्टेंट है. टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल द डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेता है वो, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. So if
an object is traveling at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवलिंग कर रहा है, the distance traveled is in constant proportion, और जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में टू द टाइम टेकन टू ट्रैवल इट, तो वहां पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का टाइम टेकन हो रहा है. वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक टेबल है, वहां पर जो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट to travel in hours and distance traveled by an object. You can see the table. So 2 hours में वो 100 किलोमीटर्स कवर कर रहा है, then 3 hours में 150 किलोमीटर कवर कर रहा है, then 6 hours में वो 300 किलोमीटर्स कवर कर रहा है, and 10 hours में वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. स्पीड उसकी कांस्टेंट है, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. But generally in commerce, economics and social science, the changes in the values of two variables are not in constant proportion. अगर हम जनरली कॉमर्स, इकोनॉमिक और सोशल साइंस की बात करते हैं, so वहां पर हम जो दो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लेते हैं, टू वेरिएबल्स अगर हम कंसिडर करते हैं, सो वहां पर वो जो चेंज है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमें नहीं मिलता है. एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, इफ रेनफॉल इन द करंट ईयर इंक्रीज बाय 10%, अगर करंट ईयर का हमारा जो रेनफॉल हुआ है वो 10% इंक्रीज हो गया है फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, अगर हम आगे के 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स के साथ कंपेयर करें तो, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, आगे के 2 ईयर्स के साथ कंपेयर करें और कंजिक्यूटिव दैट मीन्स उसके बाद जो आने वाले हैं उस ईयर के साथ कंपेयर करें, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यील्ड ऑफ आल्सो इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन फॉर द बोथ ईयर. सो हमारा जो यील्ड है, हम जो भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, राइस लेते हैं या व्हीट लेते हैं, सो उसका जो यील्ड है दैट मीन्स उसकी जो उपज है वो सेम प्रोपोर्शन में दोनों कंजिक्यूटिव ईयर्स में और प्रीवियस ईयर्स में सेम प्रोपोर्शन में डिफर कर, सेम प्रोपोर्शन में आएगी, वो उसके बारे में हम श्योरली नहीं बता सकते. दिस इज बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स रेनफॉल एंड यील्ड चेंज अंडर द इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्टर्स. उसके ऊपर जो अदर फैक्टर्स की जो इफेक्ट आती है, रेनफॉल और यील्ड चेंज होता है, सो उसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो सेम यील्ड होगा. So hence there is an element of chance in these changes. यहाँ पर जो other factor के ऊपर डिपेंड कर रहा है, that is the element of chance. Uncertainty रही है, हम exactly नहीं बता सकते कि इतना ही change होगा. So in such cases, the point of order pairs of two correlated variable may not be on the line, but they may be almost nearer to line. हमारा अगर जो ग्राफ प्लॉटेड करते हैं हम लीनियर कोरिलेशन का, सो या तो वो लाइन होगा या तो नियर टू लाइन. तो यहाँ पर एग्जैक्टली लाइन हमें नहीं मिलेगा बिकॉज कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इट कैन बी पॉसिबल, इट इज ऑलमोस्ट नियर टू लाइन, हमें जो चेंजेस ऐसे मिलेंगे, सो नियर टू लाइन हम उसे कंसिडर कर सकते हैं. Now we shall study linear correlation in this chapter. हम इस चैप्टर में about linear correlation के बारे में स्टडी करेंगे. Now we shall refer linear correlation as only correlation. Now हम उसको linear correlation नहीं बोलेंगे, लेकिन only correlation के तौर पर हम उस word को pronunciation करेंगे. So mainly there are two types of correlation, positive correlation and negative correlation. So what is the definition of positive correlation? So when the changes in the values of two correlated variable are in the same direction में value होगी, that means same direction में कैसे होगी, अगर कोई चीज suppose increase हो रहा है, so दो variable, अगर एक variable increase हो रहा है, so दूसरा variable भी increase होना चाहिए, अगर एक decrease हो रहा है, so दूसरा भी decrease होना चाहिए. That means उनकी जो direction है वो same होगी. That means यहाँ पर हम वैसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन के तौर पर ले सकते हैं. So if when the changes in the values of two correlated variables are in the same direction, so the correlation between them is said to be positive. Example के तौर पर लेंगे price and supply. The correlation between price and supply of an item, age of husband and wife.
number of vehicles and number of accidents on a road, sell and profit on an item, rainfall and yield of crop in region are some example of positive correlation. That means हमारा जो म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन के तौर पर लेंगे. एंड नाउ व्हाट अबाउट द नेगेटिव कोरिलेशन? सो व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, उनकी जो डायरेक्शन है वो हमें अपोजिट मिल रही है. फॉर एग्जांपल, तो दैट मींस वो कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, प्राइस एंड डिमांड, हमारी जो प्राइस है, रिलेशन कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड जो है हमारी डिमांड ऑफ एन आइटम. ऊपर हमने प्राइस एंड सप्लाई लिया था, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्राइस एंड डिमांड. एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, अगर एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कोई पर्सन का बढ़ता है तो उसकी सेविंग घट जाएगी, और अगर एक्सपेंड घटता है तो सेविंग बढ़ जाएगी. मिनिमम डे एंड टेम्परेचर, मिनिमम डे और टेम्परेचर का रिलेशनशिप. एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स इन विंटर, altitude and amount of oxygen in the air are some example of negative correlation. That means ये सारे जो variables है वो interdependent है, सेम डायरेक्शन हमें नहीं मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन मिलता है. So that is, these are the example of negative correlation. Now we will discuss about correlation and coefficient of correlation. So in our previous slides, we have discussed about the meaning and definition of correlation. Now we will understand correlation coefficient as its measure. That means correlation का जो correlation coefficient है, that is called its measure. The measure of the strength of linear correlation between two variable is called the correlation coefficient. That means two variable हम जो लेते हैं उसका जो लीनियर कोरिलेशन है, सो उसका जो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ है उसके बीच में जो मेजर आता है, दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. The correlation coefficient is a numerical measure. Correlation coefficient वो one type of numerical measure है of correlation which shows the strength और डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल. हम जो दो कोरिलेटेड वेरिएबल लेते हैं, सो उसके बीच का जो न्यूमेरिकल मेजर है वो शो करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. This measure was first suggested by Carl Pearson. ये वाला जो मेजर है स्मॉल r कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो मेजर है वो फर्स्ट कार्ल पियर्सन ने सजेस्टेड किया था. सो इस जो द मेजर वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकता है. दैट मीन्स हु वाज फर्स्ट सजेस्टेड the measure of correlation. So the answer will be Carl Pearson. Now there are some methods for studying the correlation. The following methods are mainly used to determine the nature and strength of correlation between two variables. And the methods are scatter diagram method, Carl Pearson product moment method, and Spearman's rank correlation method. Now about these methods, deeply we will discuss in our next video. So today we are ended our video here. Thank you.